हेलो दोस्तों, ये हमारा जो बिलियन चैप्टर है इसका ये थर्ड वीडियो है। ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमें आगे क्या पढ़ना है स्टेप वाइज। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और समझने भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में ही आप समझेंगे कि क्या पढ़ना है, आगे कैसे पढ़ना है ना, तब आगे क्या होगा आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्रवीय विलयन क्या होता है, जिसमें हमारा विलायक क्या रहता है, द्रव रहता है। जब हमारा विलायक द्रव है तो उस विलयन को क्या बोलेंगे, हम द्रवीय विलयन बोलेंगे। ठीक है, द्रवीय विलयन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा विलायक अगर द्रव लेते हैं तो हमारा जो विलेय है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस आधार पे यहाँ पर क्या बनेगा, तीन प्रकार के विलयन बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, द्रव और ठोस का, फिर द्रव द्रव का, फिर द्रव गैस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले द्रव और गैस का देखते हैं, फिर द्रव द्रव का, फिर द्रव और ठोस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी जगह हमारा विलायक जो है क्या है, द्रव है, और विलेय क्या है, इस जगह हमारा गैस है, फिर द्रव है, फिर हमारा क्या है, ठोस है। क्लियर हो गया? तो यहीं से आपको समझ में आएगा हमें आगे पढ़ना क्या है, नहीं तो कन्फ्यूजन होना फिक्स है। तो गैस है और द्रव है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गैस में हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव में क्या लेते हैं, हमारा एच टू ओ लेते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारा एच टू में घुलता है तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, हमारा गैस द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, द्रवीय विलयन कहलाएगा। ये कौन से ये किस नियम, इसको हम किस नियम में पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, अब हम गैस और द्रव के विलयन के बारे में अध्ययन करने के लिए हम कौन से नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। द्रव द्रव का विलयन जो है हमारा, ठीक है, द्रवीय विलयन जो बनेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्कोहल तथा जल है। ठीक है, इसमें जो हमारा विलेय होगा क्या होगा, एल्कोहल होगा, और विलायक क्या होगा, वो भी, और विलायक क्या होगा, हमारा जल होगा। क्लियर हो गया? इसको पढ़ने के लिए हमें इसके बारे में और जानकारी अध्ययन करने के लिए हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, विचलन पढ़ेंगे। ठीक है, विचलन के बाद स्थिरक्वाती पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा ठोस और द्रव है। जैसे एग्जाम्पल, ठोस में क्या हो गया, हमारा ठोस के लिए विलेय नमक हो जाएगा, और विलायक क्या है हमारा, द्रव में जल हो गया। ठीक है, नमक जल में घुल जाएगा तो एक प्रकार क्या बनाएगा, द्रवीय विलयन बनाएगा। ठीक है, तो इसको अध्ययन करने के लिए हम चार, यहाँ पर जो चार लिखा है ना, मतलब चार अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, तो हम पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर ऐसे क्रम से अध्ययन करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वांछाप गुणांक। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वांछाप गुणांक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आगे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना, स्टेप बाई स्टेप ना। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन किसके नियम के अंतर्गत आएगा, और याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पात्र दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए इसको समझ लीजिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे गैस द्रव विलयन। ठीक है, मतलब हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर आप फिगर समझ गए, हेनरी का नियम क्या कह रहा है, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका डिफिनीशन सब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, समझिए, देखिए यहाँ पर ये एक पात्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा एक प्रकार का विलयन भरा हुआ है, विलायक। ठीक है, ये पूरा विलेन है, इसमें हमारा विलायक भरा हुआ है। विलायक मान लेते हैं हमारा क्या है, जैसे जल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये कट दिख रहे हैं ये गैस के हैं ना। तो ये गैस क्या है, यहाँ पर आकर इंटर कर गए। मान लीजिए, सपोज करिए, ध्यान समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर गैस की ये सब अणु है, और यहाँ पर ये जो डार्ट डार्ट दिख रहे हैं गोले, अभी मान लीजिए वो नहीं है, केवल ये इसे कलर किया गया है ना। तो मान लेते हैं वो हमारा क्या है, विलायक है, ये क्या है, हमारा विलेय है ना। विलेय में हमारा क्या है, गैस है, गैस में मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और यहाँ पर हमारा विलायक में क्या है, जल है। उसको जब हम यहाँ से क्या करते हैं, W1 मतलब पिस्टन के द्वारा क्या करते हैं, उसको दाब देते हैं, दबाते हैं। ठीक है, वहां पर दाब का प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जब दाब पड़ेगा तो यहाँ पर जो गैस के अणु है ना, वो क्या होगा, उस पर दबाव जब पड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, और यहाँ पर आकर इस द्रव में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, हम वेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वेट को हम जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा कण यहाँ पर नहीं आ पाए, इंटर नहीं कर पाए ना, तो हम क्या करेंगे, वेट को और बढ़ा देते हैं। तो गैस के अणु जब वेट को बढ़ाएंगे तो और गैस के जो अणु है ना, वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे वो कंप्रेस होकर, मतलब वो आएंगे, क्या होगा, ये जो जल है ना उसमें मिक्स हो जाएगा। मतलब वहां पर ये जो गैस है वो धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, द्रव में। द्रव में बदलने के बाद क्या होगा, हमारा इस जल में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पहले ये हमारा एक प्रकार का विलयन है, यहाँ पर क्या विलयन है। तो शुरुआत में जब प्रेशर यहाँ पर कम दाब दिया गया था तो क्या था, यहाँ पर ये जो कण है, वो ज़्यादा इंटर नहीं कर पाए। तो मतलब ये कण इंटर नहीं कर पाए तो जाहिर बात है, तो वो क्या है, हमारे मोल कम है इनके। तो यहाँ पर क्या है, गैस के
कम मोल इंटर कर पाए हैं ना। अब यहाँ पर जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस की क्या होगी, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कण क्या है इंटर कर जाएंगे विलायक में ना, और यहाँ पर विलयन बन जाएगा, यहाँ पर विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अगर हम दाब को बढ़ा रहे हैं तो ये जो हमारे कण है ना, तो ज़्यादा इंटर कर रहे हैं ना, ज़्यादा कण इंटर कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, हमारे मोल बढ़ रहे हैं, तो मतलब गैस के मोल बढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, यही जो है हेनरी का नियम है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि फिगर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक हमारा क्या, एक पात्र है, ये पात्र है, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पर क्या क्या लिया गया है, यहाँ पर हमारा विलायक लिया गया, ये डाट इग्नोर करिए, अभी यहाँ पर हमारा डाट ये सब नहीं है ना, ये सब क्या है, गैस क्या है, इग्नोर कर दीजिए, ये है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करें, दाब को बढ़ाते हैं, दाब यहाँ पर लगाते हैं, जब दाब लगाते हैं धीरे धीरे हमारे क्या होंगे, ये गैस के अणु यहाँ पर इंटर कर गए हैं ना, यहाँ पर क्या बना लिए तब बिलियन, यहाँ पर बना लिए क्या, बिलियन ना। अब क्या करेंगे, ज़्यादा तो कड़े इंटर नहीं कर पाए हैं, तो हम क्या करेंगे, दाब को और बढ़ाएंगे, मतलब हम वेट और बढ़ा देते हैं। पहले W1 था, अब क्या हो गया, W1 W2 हो गया, ठीक है। अब जब वेट और बढ़ा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, गैस की जाहिर सी बात है और कण जो हैं विलायक में इंटर करेंगे ना, विलायक में मिल जाएंगे और विलयन बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय और विलायक मिलकर क्या होगा, फिर एक विलयन बना लेगा, ठीक है, जिसमें क्या है, विलेय के जो कण हैं पहले कम मात्रा में थे, अब क्या हो गए, अधिक मात्रा में हो गए। तो यहाँ पर विलेय के कण जो थे कम मात्रा में इंटर कर पाए थे, यहाँ पर क्या अधिक मात्रा में इंटर कर पाए हैं, मतलब यहाँ पर जो विलयन बना है, यहाँ पर क्या है, विलेय के जो मोलों की संख्या है, यही मेन टॉपिक है ना, यही जो मेन पॉइंट है, यही आप समझना है आपको। यहाँ पर शुरुआत में क्या है, विलेय के जो कण है बहुत ही कम संख्या में थे, लेकिन यहाँ पर विलेय में क्या है, यहाँ पर विलयन में क्या है, विलेय की कणों की संख्या बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि दाब को बढ़ाया गया है। तो यही हेनरी का नियम बोलता है, अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो विलेय के कणों की संख्या है या गैस के विलेयता की जो संख्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। मतलब अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है, यही क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर दाब को बढ़ाएंगे तो गैस के अधिक अणु क्या है, अधिक अणु क्या है या कण है, वो क्या करेंगे, जल में मिक्स हो जाएंगे, विलायक में मिक्स हो जाएंगे और इंटर कर जाएंगे। तो वही अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है, यही क्या है, हेनरी का नियम। और गैस की विलेयता बढ़ रही है, अर्थात गैस का जो मोल अंश है वो बढ़ रहा है। तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस का मोल अंश भी बढ़ जाएगा। यह अगर आपको समझ में आ गया हो तो यही चीज़ है, बस यही हेनरी का नियम है। अगर यहाँ समझ में आ गया तो सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। देखिए जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही चीज़ यहाँ पर है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब जो गैस घुल रहे हैं ना, उसकी विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब एन, एम है जो अनुकरणपाती क्या होता है, पी ना। एम जहाँ पर ये पर यहाँ पर क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है, हमारा शाम पर गैस का दाब है। ठीक है। अब मतलब ये है, अगर हम देखिए शुरुआत में फिगर में जैसे समझाया था मैंने कि अगर हमारा प्रेशर क्या है, बहुत ही कम है, मतलब W1 पहले लिया गया था ना, वेट रखा गया, तो तब क्या था, हमारा प्रेशर कम पड़ा, तो गैस के जो गैस की विलेयता है, मतलब गैस के जो कण के घुलने की क्षमता है बहुत कम थी, मतलब बहुत ही कम घुल पाया ना, बहुत ही मोल अंश कम 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 घुल पाया। लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ा दिए, पहले क्या हो गया, W1 पहले W1 था, अब क्या हो गया, W1 W2 हो गया, ठीक है। जब हमारा क्या है, प्रेशर बढ़ गया ना, तो गैस की जो द्रव में घुलने की विलेयता थी वो भी बढ़ गई। गैस में द्रव की घुलने की विलेयता मतलब क्या है, हमारा जो गैस के अणु थे बहुत कम घुल पाए, अब और अधिक घुल पाएंगे, क्योंकि हम क्या किए, प्रेशर को बढ़ा दिए। अब प्रेशर को बढ़ा दिए हैं तो गैस में द्रव की विलेयता बढ़ जा रही, अर्थात हम गैस के मोल अंश भी बढ़ गया है ना। तो वही कह रहे हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो गैस के अणु भय पहले कम घुल रहा है वो ज़्यादा घुलेंगे ना। तो वही है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगी। इसलिए समझ में आया कि यम जो होगा अनुपाती क्या होता है, पी होता है ना। अगर एम बढ़ाएंगे तो पी भी बढ़ेगा, पी बढ़ाएंगे तो एम भी बढ़ेगा, समझ आ गया। अब यहाँ पर अनुकरणपाती चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे जो है के जो यहाँ पर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कैसे नियम आया। अब देखिए, अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब ना, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न गैस के समानुपाती होता है। मैंने बताया ही ना कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस गैस जो गैस है हमारा, उसका मोल अंश भी बढ़ेगा, उसका मोल अंश भी बढ़ेगा ना, मोल भिन्न भी बढ़ेगा ना। तो वही है, मोल भिन्न अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो गैस है वो विलायक में ज़्यादा इंटर कर पाएगा, ज़्यादा घुल पाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा विलयन में जो है, जो गैस का मोल अंश वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं
पी अनुक्रमानुपाती एक्स गैस, मतलब एक्स सॉरी यहाँ पर क्या है, जाई इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जाई, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना। इसको क्या बोलते हैं, जाई गैस बोलते हैं। मतलब अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के जो मोल अंश है ना, मोल भिन्न, जाई मतलब हमारा क्या होता है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ना, वो भी बढ़ जाएगा ना। तो वो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर के का प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, के एच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये के एच जो है हमारा क्या, हेनरी स्थिरांक है। समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगर अलग अलग गैस है, सबके लिए के एच का मान अलग अलग होता है, ठीक। तो देखिए, हेनरी का नियम यही कहता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जाहिर सी बात है, जो गैस कम घुल रहा है, कम इंटर कर पा रहा है हमारा विलायक में, तो ज़्यादा इंटर कर पाएगा, तो वही है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपाती हो जाएगा। अगर गैस में द्रव की विलेयता बढ़ जाए तो एक ही चीज़ है, मोल भी बढ़ेगा ना। अगर हमारा गैस में द्रव की विलेयता बढ़ रही है, अर्थात हमारा क्या है, मोल भिन्न भी बढ़ रहा है, ठीक है। मोल भिन्न क्या है, बढ़ जा रहा है। तो यही है, हम पी अनुपाती क्या हो जाएगा, जाई गैस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये हेनरी का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो अभी मैंने पिछले जो फिगर के द्वारा आपको समझाया पाथ लेकर, उसको एक बार समझिए फिर से, क्योंकि आप शुरुआत में समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फालतू चाहिए, फालतू नहीं, वो समझे रहेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे नियम बना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इस रेखा पर ढाल ही हेनरी स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हेनरी स्थिरांक है ना, उसका हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, आंशिक दाब है गैस का, और यहाँ पर क्या है, गैस का मोल अंश। तो यहाँ पर जो होता है, पी होता है, तो मैंने पीछे अभी ऊपर बताया कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस का मोल अंश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। तो तो ये इस प्रकार का इसका ग्राफ हो जाएगा, गैस की विलेयता और गैस के साथ आंशिक आंशिक दाब ना, मतलब क्या होगा, हमारा मोल अंश के मध्य ग्राफ है ये ना। क्योंकि अगर हम गैस का दाब बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, गैस का जो मोल अंश है वो भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा सीधा चला जाएगा हमारा, ठीक है। यही हमारा हेनरी स्थिरांक का ग्राफ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, हमारा दाब अधिक ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम दाब बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं, अधिक हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस हमें जितना आवश्यक है इतना बढ़ाएंगे, ताकि हमारा दो गैस है वो क्या हो, पूरी तरह से क्या हो जाए, जल में हमारा या कोई भी विलायक हो उसमें घुल जाए ना। अधिक मात्रा में हम बढ़ाएंगे नहीं। ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, गैस विलायक में बहुत कम मिले हो, ठीक है। जो गैस हो विलायक में बहुत कम मिले हो, ये भी होना चाहिए कि गैस जो है हमारा विलायक में ज़्यादा घुल ना पाए। गैस की आणविक अवस्था अवस्था द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। गैस की जो आणविक अवस्था है ना, और द्रव एवं गैस दोनों की अवस्थाओं में क्या हो, समान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे गैस है उस पर हम प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर डालेंगे तो किसमें बदलेगा, द्रव में बदल जाएगा ना। तो द्रव और द्रव में बदल जाएगा, तो द्रव की जो आणविक अवस्था है वही गैस की जो अवस्था है, दोनों अवस्था में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि गैस द्रव में बदल जाएगा तो उसकी अवस्था क्या होना चाहिए, जो आणविक अवस्था है, तो गैस और दोनों और द्रव दोनों में अवस्थाओं में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये बोला, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। पहला अनुप्रयोग क्या है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक आंशिक दाब कम होता है, फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उन्हें इनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है ना। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वायु है ना, ऑक्सीजन है, उसका दाब कम होता जाएगा शरीर पर हमारे, ठीक है। जब वहाँ पर हमारा शरीर पर दाब कम होता चला जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। और उन्हें कौन सा रोग हो जाता है, इनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो यही होता है कि अक्सर देखिए, ऊपर जब ऊंचाई में जाएंगे तो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन जो होता है ना, उसका दाब कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम होने लगती है, और हमें कमजोरी महसूस होने लगता है। और इस कारण हमें कौन सा रोग हो जाता है, इनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे शीतल पेय पदार्थ होता है और सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर ही बंद किया जाता है, ठीक है।
शीतल पेय पदार्थ जो होता है सोडा वाटर, उसमें जो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ज़्यादा घोलने के लिए क्या किया जाता है, उसको प्रेशर में बढ़ा दिया जाता है। जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम घुल रहा है, तो ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा उच्च दाब पर बंद किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना कि यहाँ पर क्या है, जैसे शीतल पे ये हमारा क्या है, द्रव है, ये हमारा क्या है, गैस है। अब ये कम मात्रा में घुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो अधिक मात्रा में इसमें घुल जाएगा। ठीक है, और हमारा एक प्रकार का विलयन बढ़ा लेगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड है, क्या है, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है। ठीक है, फलस्वरूप उच्च दाब पर वायु में उपस्थित गैस N2O2 की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे गोताखोर है, जैसे मान लेते हैं ये पहला परत है, ये दूसरा परत है, तीसरा परत है, ये चौथा है ना। अब गोताखोर मान लेते हैं ऊपर है, तो हमारा वायु का दाब लगेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर वायु का तो दाब लगेगा, साथ साथ ये जल ऊपर जो है ऊपरी परत, इसका भी दाब लगेगा। ऐसे जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, दाब हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वो क्या ले जाते हैं, इंटू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये गैस है ना, उसकी विलेयता बढ़ने लगती है। ठीक है, परंतु जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो दाब दाब कम होने से रुधिर में घुली हुई गैस से क्या होगा, बाहर निकलने लगती है। अब जैसे जैसे अगर वो ऊपर आने लगते हैं तो क्या होगा, हमारा जो शरीर में गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंटर किया हुआ है, प्रवेश किया हुआ है शरीर में, तो हमारा क्या होगा, बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। जिससे कोशिकाओं में क्या होगा, रुकावट पैदा है। जो हमारे नशे होते हो सकता है उसमें जो हमारा ब्लड बाहर वो उसमें थक्का जम जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे गोताखोर है नीचे जैसे जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है उनके शरीर में ज़्यादा इंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंटर किया हुआ है तो अब निकलेगा धीरे धीरे हमारे शरीर से ना, तो किसके रूप में निकलेगा, बुलबुले के रूप में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो शरीर में रक्त का प्रवाह है वो रुक सकता है, या तो थक्का जम जाएगा ना, तो ये सब हो सकता है, और मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनके साथ क्या किया जाता है, हीलियम गैस भी मिला दिया जाता है। जिस क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो हीलियम गैस होता है ना, इसकी विलेयता बहुत ही कम होती है। जब इसकी विलेयता बहुत ही कम है तो क्या हुआ, जब इसको मिक्स कर दिया जाएगा ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसकी भी विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा घुल नहीं पाएगा, हमारे नसों में ज़्यादा खूनों के मतलब जैसे हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ पर मिक्स होगा, हमारे रक्त में, हमारे शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा होगा ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे रक्त में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो जब हम ऊपर आएंगे, अंदर रहेंगे ना, अभी हम जब नदी में गोताखोर जब अंदर आते हैं पानी के, तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो नाइट्रोजन बाहर निकलने लगता है। लेकिन अगर हम हीलियम जब गैस मिला देंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये विलेयता बहुत ही कम हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ना, तो ये जो है हमारे रक्त में है बहुत कम मिक्स हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा पूरी तरह से। जिसके कारण क्या होगा, हमें उतना समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा हेनरी का जो नियम है कितना उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर कह रहा 0.02 ग्राम N2 गैस घुली है। कह रहा हेनरी इस तरह की गणना कीजिए ना। तो हमें मालूम है जो फार्मूला होता है, क्या होता है, P बराबर क्या होता है, के एच इंटू क्या होता है, जाई, जाई होता है ना। यहाँ पर गैस हो जाए, गैस यहाँ पर क्या है, हमारा नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, हेनरी स्थिरांक की गणना करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब पक्षांतर कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा के एच बराबर पी अपान जाई N2 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, P बराबर क्या है हमारा, P बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है एक वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर एक दिया है। लेकिन हमें क्या है, जो जाई N2 है इसका मान नहीं मालूम है ना, जो मोल अंश है नाइट्रोजन का ये नहीं मालूम है, तो पहले ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जाई N2 बराबर क्या होगा, N मतलब जो N के मोल नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन की मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा N2 है, N2 कितना पाया गया है, ग्राम, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, हमारा भार बटे अड़भार होता है। भार क्या होता है, हमारा 0.02 है। ठीक है, अड़भार क्या होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, अड़भार कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 14 दूनी 28। तो समझ में आ गया, अड़भार कितना है, 28 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, H2O है, जल है। तो जल यहाँ पर कह रहा है 1 लीटर पाया गया है ना, 1 लीटर जल में क्या किया गया, इसको घोला गया है। तो यहाँ पर लीटर में इसको हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भार हो गया, अड़भार कितना होगा हमारा
जो जल होता है, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। 18 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे आया। और नहीं समझ में आया होगा तो पहले पिछला वाला वीडियो जो सेकंड वीडियो है सोल्यूशन, उसको जाकर देख लीजिए, सब तब समझ में आ जाएगा हम मोल अंश की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.129 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका मोल अंश आ गया, ठीक है। N2 का जो मोल अंश है वो आ गया है। तो यहाँ पर P बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, 1 रख दिया मैंने, ठीक है। और नाइट्रोजन जो मोल अंश है यहाँ पर निकाले, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जो है ये अभी नीचे है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 10⁻+5 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी नीचे है, यहाँ पर नीचे होना चाहिए था। तो ये नीचे जब ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, और एक में जब डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जब पूरा एडजस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के एच का मान जो आएगा, गुणा भाग तो करना आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से के एच का मान कितना आ जाएगा, 7.75 गुणे 10⁻4 वायुमंडल, ये है हेनरी स्थिरांक, ठीक है। जब हमारा एक वायुमंडलीय दाब रहे 1 लीटर जल में क्या किया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 ग्राम इंटू गैस घोलते हैं, तब हेनरी स्थिरांक का जो मान आएगा कितना आएगा, के एच बराबर 7.75 गुणे 10⁻4 वायुमंडल आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।